दाने और तने की जो है ना वो रेशो होती है कि इसमें वो रेशो जो है ना वो 60 और 40 की होनी चाहिए। मैंने इनकी पैदावार जो है ना वो 650 मन साइलेज से हासिल की है। ये दोनों चीज़ें जानवर में दूध बढ़ाने के लिए और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रूरी होती हैं। उसमें जब प्रोटीन ज़्यादा होगा और फाइबर ज़्यादा होगा, जानवर चारा सही हज़म करेगा, तो वो उसमें गोश्त में भी 100% इजाफा होता है। दाने की अगर बात करें तो उसमें आप किन हाइब्रिड्स का इंतखाब कर रहे होते हैं और किन खूबियों की बुनियाद पर कर रहे होते हैं? इसमें मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा जैसे कि क्रिकेट में यूज़ होता है ऑलराउंडर। ये बीज जो है ना ये ऑलराउंडर है। जो पहला पानी है वो तो बड़ा देख के बड़ा ध्यान से लगाना पड़ता है। का अगर जिक्र करें तो वो मेन किरदार उस वक्त पानी की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाइनियर कौन कहानी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान खालिद रहमान। हाजिर हैं पाइनियर कौन कहानी की नई एपिसोड नए मेहमान के साथ। आज की नशिस्त में हमारे साथ ऐसे तरक्की पसंद और विजनरी काश्तकार मौजूद हैं जिन्होंने जदीद तरीक़ा काश्तकारी को अपनाते हुए ना सिर्फ अपनी पैदावार को बेहतर बनाया बल्कि साइलेज के कामयाब बिजनेस के ज़रिए ये इलाका के दूसरे ज़िम्मेदारों के लिए मिसाल बन चुके हैं। ये अपने इलाका में नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाने वाले पाइनियर फार्मर्स में शुमार होते हैं। इलाका के बहुत सारे ज़िम्मेदार इनको फॉलो करते हैं। ये पाइनियर पासबान ग्रुप के मेंबर भी हैं। आए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब बाऊ ज़हीरुद्दीन बाबर साहब से। सर, वेलकम टू आवर शो। सर खालिद साहब, शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। और आपका ये जो प्रोग्राम है कॉर्न कहानी, ये बहुत अच्छा एक स्टेप है फार्मर्स के लिए। मैं इसको देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी, और मैंने भी सीखा है आपके प्रोग्राम से, और हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वो आपके प्रोग्राम से काफ़ी अच्छी बातें जो है ना वो सीख रहे हैं। सर, आपके कॉम्प्लीमेंट का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को अपना तारफ़ कराएं कि आपका ताल्लुक़ किस इलाका से है, कब से फार्मिंग कर रहे हैं और टोटल कितनी फार्मिंग है? सर मेरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर है और मैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की तहसील समड़ियाल के एक गांव डीलम बलगन से बिलोंग करता हूं। और मैं जो 100 एकड़ रकबे पे तकरीबन काश्तकारी कर रहा हूं। और 2007 में वाला साहब पहले करते थे। 2007 में वाला साहब की डेथ हुई और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 2007 से ही मैं काश्तकारी कर रहा हूं। और इसके साथ मैं ना आपको बताता चलूँ, मैं तकरीबन साइलेज का साथ बिज़नेस करता हूँ, और वो भी मैंने 700 एकड़ पे अभी लास्टली जो है ना मैंने मकई का जो साइलेज है वो बनाया और उसको सेल किया। साइलेज का बिजनेस आप शुरू से कर रहे हैं, इसको स्टार्ट आपने कब किया? इसको मैंने स्टार्ट 2020 में जो है ना मैंने इसको स्टार्ट किया था, और मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं इसको करते हुए। ज़हीरुद्दीन साहब, आपके इलाका में बहारिया मकई को तरजीहन पसंद किया जाता है और इसका रुझान भी ज़्यादा है। बिल्कुल। और इलाका में बहुत सारे ज़िम्मेदार मकई की अच्छी पैदावार हासिल करने के हवाला से आपसे रजू करते हैं, आपसे रहनुमाई हासिल करते हैं। तो शुरू में तो कोई आपको मुश्किलात रही होंगी अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। उन इब्तदाई मुश्किलात के हवाले से बताएं कि आपने उन मुश्किलात को किस तरह से ओवरकम किया, किस तरह से उनको जो है ख़त्म किया। जी, बेसिकली जब मैं ज़िम्मेदारा से रिलेटेड हुआ हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम थी वो थी हाइब्रिड का जो इंतखाब है वो उस हवाले से थी। उसके साथ साथ जो लेबर हमारे एरिया में डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में ज़्यादा इशू लेबर का होता है, उसका बहुत ज़्यादा इशू रहा। और उसके अलावा जो है ना फार्म मैनेजमेंट थी कि उसमें हमें ज़मीन की ज़रखेज़ी के हवाले से पहले कुछ ज़्यादा इल्म नहीं था। और इसके साथ साथ जो है मैं अगर बात करूं तो अभी हमारे पास जो है हमने लेबर को जो है वो रिप्लेस किया है जदीद मशीनरी के साथ। उसमें हम मकई को जो है ना वो प्लांटर के ज़रिए जो है ना वो काश्त कर रहे हैं। सही। और इसके अलावा अगर बीज के इंतखाब की बात करें तो वो अल्हम्दुलिल्लाह साल ब साल जो है मैं अपने तजर्बात की जो है वो रोशनी में देखता हूँ कि कौन सा बीज जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके इंतखाब से जो है ना वो बेहतरी आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना पहले से हम पैदावार में जो है ना बेहतरी लेके आए हैं। सर, आपने अपने तारफ़ में साइलेज बिज़नेस के हवाले से बताया, तो साइलेज बिज़नेस में अच्छे साइलेज बनाने के लिए आप ये बताएं कि किन बुनियादी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है?
जी खालिद साहब, बेसिकली साइलेज की बेहतर पैदावार के लिए सबसे पहले तो जो हाइब्रिड है ना, वो उसका इंतखाब बड़ा ज़रूरी है कि वो आप अच्छा इंतखाब करें। उसके साथ साथ पौधों की तादाद जो है वो, जैसे कि आप अगर कई दाने के लिए लगा रहे हैं तो आपको पता है 32,000 पौधा जो है ना वो पूरा होना चाहिए प्लॉट में, 1 एकड़ में। लेकिन जब आप साइलेज के लिए लगाएंगे तो इसमें 35,000 कमोबेश जो है ना उसकी तादाद होनी चाहिए। उससे एक तो एक पॉनियर का जो बैग है वो तकरीबन वो पूरा लग जाता है। पूरा बैग लग ठीक जाता है, है, बिल्कुल। जब हम लगा रहे होते हैं दाने के लिए तो उसमें से तकरीबन को 700-800 ग्राम बीज जो है ना वो बच जाता है। तो उसके अलावा जब हम इसकी बात करें मैनेजमेंट की, तो कॉस्ट से लेके जो बर्दाश्त तक है उसका फिर अच्छा खासा जो है ना वो ध्यान रखना पड़ता है, खादों के हवाले से और पेस्ट कंट्रोल के हवाले से, जड़ी बूटियों के हवाले से। ठीक है। दूसरी बात है कि जब हम साइलेज बना रहे होते हैं तो उसमें एक ना प्रॉपर टाइम होता है, हाफ मिल्क लाइन होती है, उस पर कटाई करना होती है, वो उसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप उसको जो तना है या छल्ली है वो थोड़ी सख्त हो जाएगी तो तब भी आपकी पैदावार कम होगी। बल्कि चूंकि हम कमर्शियल साइलेज का काम करते हैं तो उसमें ये होता है कि जब आपका दाना जो है वो हार्ड हो जाए तो उसमें कस्टमर जो है ना कंप्लेन बहुत ज़्यादा करता है। क्वालिटी साइलेज नहीं बनता। हाँ, क्वालिटी साइलेज नहीं बन पाता। दूसरा जो है वो हमारी पैदावार कम हो जाती है। इसके अलावा जो इसको डंप करने का टाइम होता है, उसको डंपिंग प्रोसेस जो है उसमें ख्याल रखना होता है कि इसकी प्रेसिंग ठीक हो। उसको डांपने के लिए जो शापर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तरपालें, वो अच्छी क्वालिटी की हों, अच्छे तरीके से कवर हो जाए। अच्छे तरीके से। हाँ बिल्कुल, वो ये अच्छे तरीके से जो है ना वो कवर हो जाए। सर, आपने साइलेज के हवाला से जो बात की उसमें आपने इब्तदा में कहा कि हाइब्रिड का इंतखाब आप सोच समझ कर करते हैं। तो साइलेज के लिए हाइब्रिड का इंतखाब करते वक्त आप किन खूबियों को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखते हैं? चूँकि हमारा कमर्शियल साइलेज का हम काम करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारी जो पैदावार है ना उस पे हमारी जो प्रॉफिट है वो डिपेंड कर रही होती है। हम हाइब्रिड का इंतखाब करने के लिए कोशिश करते हैं कि ऐसा हाइब्रिड इंतखाब करें जिसकी पैदावार अच्छी हो। ठीक है। उसके अलावा जो हाइब्रिड इंतखाब की बात आए तो वो उसमें 2-3 चीज़ें और आ जाती हैं। ऐसा हाइब्रिड मुंतखब करें जिसमें एक प्रॉपर टाइम होता है हार्वेस्टिंग का, उसमें हाफ मिल्क लाइन हम उस प्रॉपर स्टेज जो है उस हाफ मिल्क लाइन की जिस पे साइलेज जो है बनाते हैं। जी जी बिल्कुल, वो एक प्रॉपर टाइम, प्रॉपर स्टेज होती है जिसको हम हाफ मिल्क लाइन कहते हैं। हम ऐसे हाइब्रिड का इंतखाब करते हैं कि जिसमें हाफ मिल्क लाइन टाइम जो है ना वो ज़्यादा देर तक बरकरार रह सके। और इसके जो स्टे, यानी आप कह रहे हैं स्टे ग्रीन हो, जिसमें ज्यादा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा देर तक अपनी सब्ज़ जो पान है ना उसको बरकरार रख सके। ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज़ होती है मोस्टली कि दाने और तने की जो है ना वो रेशो होती है कि इसमें वो रेशो जो है ना वो 60 और 40 की होनी चाहिए। जैसे तना जो है वो उसका वज़न 60% होना चाहिए और छल्ली का वज़न जो है ना वो 40% होना चाहिए। यानी तो दाने का जो है वो 40% और तना जो है ओवरऑल पौधे का जो है वो 60% हो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि जब आप अगर वो वज़न 40% ना हो तो फिर दाने की रेशो कम हो जाती है। ठीक है। इसमें ऑटोमेटिकली साइलेज की क्वालिटी जो है वो कम। वो मुतासर होती है, वो मुतासर होती है, उसमें प्रोटीन लेवल कम हो जाएगा। जी। ठीक है। इसमें फिर तीसरी चीज़ आ जाती है कि जब हम इसको कटाई करके तो डंप करते हैं, उसमें वेस्टेज होती है। ठीक है। उसका श्रिंक होना, जो भी हीट की वजह से। तो ऐसे बीज का हम इंतखाब कर रहे होते हैं कि जिसकी वेस्टेज कम हो। जैसे कि हम चूंकि कमर्शियल साइलेज का काम कर रहे होते हैं, हम जितना भी साइलेज कटाई करके फार्म से लेके आते हैं उसको पहले हम वज़न करते हैं उसका, फिर उसको जो बंकर है उसमें डंप करना होता है, फिर उसके बाद जब हमने सेल करना है फिर उसका वज़न होना है। तो हमें अपनी वेस्टेज का पता चल जाता है कि हमारा इसमें कितना वज़न कम हुआ है। तो हमारे साइलेज के लिए बीज इंतखाब में ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि ऐसा बीज मुंतखब करें जिसकी वेस्टेज कम हो, जिसने जो हीट में जाके जो है जब हम डंप कर रहे होते हैं तो उस हीट में जो है ना वो कम श्रिंक हो। सर, जैसे मैं आपको बीज के इंतखाब के बारे में बता रहा था, मैंने ना पिछले तकरीबन 5 साल में अगर मैं साइलेज का काम कर रहा हूँ तो उसमें मैंने देखा कि पॉनियर के जो हाइब्रिड हैं जैसे P1429 है, उसमें ये तमाम खूबियाँ जो है ना वो शामिल है। और इसके साथ आपका लास्टली एक बीज आया शाहकार,
उसमें भी ये तकरीबन ये सारी खूबियाँ जो है ना वो शामिल हैं। मैंने अभी लास्टली जो पिछले साल हमने साइलेज की जो वेस्टेज अपने प्लांट पे जो हमने की रिकॉर्ड की, हाँ बिल्कुल, वो जो दूसरे हाइब्रिड होते हैं ना उसमें ऐसा होता है कि हम आप 500 मन साइलेज अगर लगा रहे हैं बंकर में, तो उसको जब हम वापसी पैक करते हैं तो वो तकरीबन दूसरे जो अदर कंपनीज के जो साइलेज हाइब्रिड हैं उनमें वेस्टेज की रेशो आ जाती है 500 मन के पीछे, आई थिंक 100 मन तक भी चली जाती है। लेकिन P14 29 और शाहकार जो है ना ये बड़ी शॉर्ट इनकी जो है ना वो वेस्टेज है 40 से 50 मन, वो 500 मन पे ये तकरीबन को 8-10% जो है ना वो बनती है। तो दूसरा इसको अगर पैदावार के लिहाज से देखूं P14 29 और शाहकार को, तो मेरा पिछले साल जो है वो तकरीबन 650 मन तक का जो है ना वो मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने इनकी पैदावार जो है ना वो 650 मन साइलेज से हासिल की है। ज़हीरुद्दीन साहब, साइलेज के लिए आपने बीज के इंतखाब के हवाला से बताया कि आप पाइनियर के बीजों को अव्वलीन तरजीह रखते हैं, तो दूसरे बीजों से अगर मुवाजना करें तो डेयरी फार्मर को इसका क्या फ़ायदा मिलता है? जैसे कि सर मैंने आपको बताया कि जो पानियर के हाइब्रिड है ना इनका एक तो दाने की रेशो ठीक होती है। अगर दाने की रेशो ठीक होगी तो प्रोटीन लेवल भी इनका ठीक होगा, ठीक है। इसके अलावा इस प्रोटीन लेवल ठीक होता है इसका, और उसके साथ साथ फाइबर की जो मिकदार है ना वो पूरी होती है। चूँकि ये दोनों चीज़ें जानवर में दूध बढ़ाने के लिए और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रूरी होती हैं। पानियर ब्रांड्स के जो हाइब्रिड है ना ये एक तो इनका जो जब साइलेज बनाएं तो इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, उससे जानवर की जो हाजमियत है वो ठीक होती है। और दूसरा चूँकि दाने की मिकदार ज़्यादा होती है इन बीजों में, तो उससे एक तो प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से जानवर जो है ना वो दूध में भी सही इजाफा करता है। जैसे कि मैंने दीगर बीजों के, अगर दीगर कंपनियों के जो बीज हैं उनसे भी साइलेज इस्तेमाल करते देखा है लोगों को। जब वो हमसे साइलेज लेके जाते हैं, पानियर ब्रांड्स के जो बीज हमने लगाए होते हैं उससे हम साइलेज बनाते हैं, तो हमारा जो साइलेज है वो इस्तेमाल करने से फार्मर्स तकरीबन हमें बताता है कि मेरा जो जानवर है ना उसने 1 से 1.5 किलो मिल्क में जो है ना वो इजाफा किया है पर डे। जी बिल्कुल, पर डे। और उसके अलावा अगर बात की जाए फैटिंग जो जानवर जिन्होंने रखे होते हैं, तो उसमें जब प्रोटीन ज़्यादा होगा और फाइबर ज़्यादा होगा, जानवर चारा सही हजम करेगा, तो वो उसमें गोश्त में भी 100% इजाफा होता है। और इससे ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर भी ज़्यादा मुतमिन हो रहे हों। जो कस्टमर हमसे साइलेज लेके जाते हैं वो फिर इस हद तक मुतमिन होते हैं कि वो नेक्स्ट हमारे साथ चलते रहते हैं। ज़हीरुद्दीन साहब, आपने साइलेज में जो है बीज के इंतखाब के हवाला से तफसीलन आपने बता दिया। दाने की अगर बात करें तो उसमें आप किन हाइब्रिड्स का इंतखाब कर रहे होते हैं और किन खूबियों की बुनियाद पर कर रहे होते हैं? जी खालिद साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है। बीज के इंतखाब के हवाले से अगर हम दाने के लिए लगा रहे हूँ तो उसमें हमारा चूँकि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट जो है उसका वेदर आपको पता है कि जून में बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम मकई जो है ना वो अर्ली स्टार्ट करें लगाने के हवाले से। तो हम जनवरी में जो है ना मकई लगाना शुरू कर देते हैं। तो जनवरी और फरवरी में आपके जो बीज हैं P14 29 है जो हम साल से लगा रहे हैं, उसके साथ P15 41 हमें वो भी बहुत अच्छा आपने बीज पिछले साल हमें लास्ट ईयर हमने आपा लगवाया था। जी बिल्कुल, वही पिछले साल आपने हमें वो भी लगवाया। उसके साथ शाहकार जो है वो भी हम जनवरी और फरवरी में काश्त कर लेते हैं। अगर हम इससे लेट हो जाएं, अगर जनवरी फरवरी में कहीं बारिशें हो जाती हैं, तो अगर मार्च में जाएं तो मार्च में मकई लगाने के लिए जो सुरखाब बीज है वो बहुत अच्छा है। वो एक तो हीट को जो है ना वो अगर गर्मी की बात करें तो मार्च में अगर लगाते हैं सुरखाब को तो वो गर्मी को जो है ना बर्दाश्त कर लेता है और अच्छी पैदावार देता है। मैंने पिछले साल सुरखाब लगाया और हम लेट हो गए थे थोड़े। एक तो हमारी वो गंदम वाली ज़मीन थी, वो फारग होते थोड़ा टाइम लगा, तो उसमें हमने सुरखाब लगाया और उसकी तकरीबन जो है ना बाद में 119 मन जो है ना हमने पैदावार उसकी ली दाने में जाके। ज़हीरुद्दीन साहब, आपने इसमें एक वर्ड बोला कि साल से मैं लगा रहा हूँ P14 29, तो साल से P14 29 लगाने के पीछे राज क्या है? कौन सी ऐसी इसकी खूबियां हैं जिनकी बिना पर आप मुसलसल P14 29 की प्लांटिंग कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, खाली साहब, एक तो ये जो है ना P1429, ये इसमें मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा जैसे कि क्रिकेट में यूज़ होता है ऑलराउंडर। ये बीज जो है ना, ये ऑलराउंडर है। एक तो इसमें गर्मी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसकी स्टोरेज की जो है ना बात करें, तो ये इसको हम अगर उस टाइम सेल ना भी करें तो इसको हम स्टोर करते हैं, तो ये इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। इसका कलर फेड नहीं होता स्टोरेज में जाके। और दूसरा जो है, इसकी पैदावारी सलाहियत जो है ना वो बहुत अच्छी है। मैंने इसमें अगर बात करें पैदावार, मैंने इसमें 123 मन तक जो है ना वो पैदावार हासिल की है दाने में जाके। और इसके अलावा अगर मैं P1541 की बात करूं, जो मैं आपने लास्ट टाइम लगवाया था, तो उसमें एक तो जो है उसका कद बड़ा मुनासिब है। अगर हवा वगैरह कहीं तेज़ चल भी जाए तो गिरता नहीं है। उसमें छलियों का जो साइज़ है वो यकसा है। और उसकी पैदावार भी बड़ी शानदार रही हमारे पास। P1541 भी हमने दाने में लेके गए हम उसको, तो 119 मन तक जो हमारे पास उसकी पैदावार आई। और इसके साथ मैं अगर बात करूं शाहकार की, तो शाहकार भी आपका बहुत अच्छा बीज जो है ना वो साबित हुआ है। पिछले साल मेरे पास फार्म पे लगा हुआ था, मैं उसको उसका एक तो कद माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन था। उसका जो छल्ली का जो है ना वज़न वो बड़ा कमाल निकला। उसको चूंकि मैंने साइलेज में ही कटाई कर लिया, उसने साइलेज में जो हमें पैदावार है वो तकरीबन 650 मन तक दी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी पैदावार है साइलेज यील्ड के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने इसमें बात की कि आप पिछले सालों के तजर्बा की बुनियाद पर बीज का इंतखाब कर रहे होते हैं। कभी आपने साइड बाय साइड पाइनियर के साथ दूसरे हाइब्रिड्स को लगाकर जो टेस्ट किया है कि किस बीज की पैदावार ज़्यादा बेहतर आ रही है? जी बिल्कुल, खालिद साहब, मैंने जो है ना पिछले साल ही तजर्बा किया। मैंने 1 एकड़ में जो है ना वो पानियर का शाहकार लगाया। और दूसरे प्लॉट में जो है ना मैंने एक और कंपनी का बीज लगाया था। तो उसमें मैंने चूँकि हमारा डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का वेदर जो है वो बड़ा डिफरेंट है दूसरे एरियाज़ की निस्बत। उसमें ये होता है कि जून में बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, तूफ़ान आंधी वगैरह चलना स्टार्ट हो जाती है। उसमें ये हुआ कि मेरा जो शाहकार था वो उसको ना तूफ़ान और आंधी से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था आया, वो खड़ा रहा। और जो दूसरा दीगर कंपनी का एक मैंने बीज लगाया हुआ था, वो सारा जो है ना वो लेट गया था, तो उसमें मेरा नुकसान हुआ था। हमारे तो वैसे भी जो सियालकोट की जो मार्केट है उसमें पानियर जो है ना वो नंबर 1 पे जा रहा है। उसमें तकरीबन 90% जो मार्केट है ना वो उसमें बीज जो है ना पानियर का ही सेल होता है। बाकी दीगर जो कंपनियां हैं उनका कोई 10% शेयर होगा। बाकी उसमें मेरे और भी दोस्त हैं जिन्होंने पिछले साल तजर्बे किए दीगर कंपनियों के साथ लगा के, लेकिन रिज़ल्ट जो है ना वो शाहकार जो है ना पानियर का वो बेस्ट रहा। उसमें P1541 भी उन्होंने लगाया था, वो भी उसका भी जो उनका इंतखाब था ना वो ठीक रहा था। ज़हीरुद्दीन साहब, खादों का बर वक्त सही तरीके से और सही मिकदार में इस्तेमाल बहुत अहमियत का हामिल है। इस हवाले से हमारे किसान भाइयों की रहनुमाई करें। जी बिल्कुल, मैं तो किसान भाइयों को यही मशवरा दूंगा कि खादों का जो इस्तेमाल है वो फास्फोरस और पोटाश जो है वो ज़मीन की तैयारी के साथ ही इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। अगर तो ज़मीन की तैयारी में अगर आप प्लांटर से मकई लगा रहे हैं तो प्लांटर के साथ इसका इस्तेमाल होना चाहिए। मैं जो फास्फोरस खाद है वो तो मैं समझता हूँ कि पौधा जब उगे तो साथ ही उसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है। उस एक तो उसकी जड़ मजबूत होती है पौधे की, क्योंकि वो फास्फोरस से ही मुमकिन हो सकती है। जी बिल्कुल, फास्फोरस का बुनियादी काम भी यही है कि जड़ की नशोनुमा जो है पौधे की वो बेहतर बनाता है। और अगर पोटाश की बात की जाए तो पोटाश जो है वो भी अगर आप फर्स्टली इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे एक तो पौधा बीमारियों से बचा रहेगा, स्ट्रेस नहीं लेगा, और दूसरा जो दाना है वो वजनी होगा। बिल्कुल, क्योंकि पोटाश का मेन काम है पौधे के मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाता है। तो बेसल डोज आप कह रहे हैं कि फास्फोरस और पोटाश ये दोनों खादें आप एज अ बेसल डोज यानी ज़मीन की तैयारी में ही शामिल कर लेते हैं। जी। इसके बाद रह जाती है नाइट्रोजन खाद, उसके हवाले से वो कब आप डाल रहे होते हैं और कितनी मिकदार में डाल रहे होते हैं? इसके अलावा जो नाइट्रोजन खाद है वो मैं उसको 4 स्टेप में लेके जा रहा होता हूँ। पहली जो खाद है वो मैं 6 पत्तों पे लेके जाता हूँ। दूसरी जो है वो 8 से 10 पत्तों पे। तीसरी जो है वो 14 पत्तों पे। इसके अलावा जो चौथी नाइट्रोजन की एप्लीकेशन है वो मैं सिट्टा निकलने से पहले पहले जो है ना उसको क्रॉसिंग स्टेज से
पहले पहले इस्तेमाल कर लेता हूँ। खाली साहब मैं यूरिया की जो एप्लीकेशन है ना फर्स्टली उसके साथ जिंक का इस्तेमाल जो है ना वो बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जिंक का एक तो यूरिया की जो एफिशिएंसी है वो बेहतर कर देता है, दूसरा जो दूसरी खादें हैं फास्फोरस है उसका जो इस्तेमाल है वो भी बेहतर हो जाता है, उनको बाकी जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इनटेक करने में जो है ना वो मदद दे रहा होता है। मैं भी आपकी बात को सेकंड करूंगा कि जिंक का जो इस्तेमाल है, बुनियादी तौर पर जिंक क्या करता है कि पौधे के हार्मोन्स को एक्टिव करता है। बिल्कुल जब हार्मोन्स एक्टिव होते हैं तो जितने भी अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अपटेक करवाने में ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता ऐसे ही है सर। दूसरी जो एप्लीकेशन है यूरिया की जो मैं 10 पत्तों पे जाके इस्तेमाल कर रहा होता हूँ उसमें मैं सल्फ़र का इस्तेमाल जो है ना वो ज़रूर साथ करता हूँ। उससे एक तो पौधे की बढ़ोतरी जो है ना वो बेहतर होती है, दूसरा सल्फ़र भी एक न्यूट्रिएंट है, बड़ा ज़रूरी जो है ना उसका किरदार होता है पौधे की बढ़ोतरी के लिए, वो भी उसकी मिकदार भी पूरी हो जाती है। है। ज़हीरुद्दीन साहब, खादों के इस्तेमाल का तो आपने तफसीलन बता दिया। आपाशी मकई की अच्छी ग्रोथ के लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती है, इस हवाला से आप हमारे नाजरीन की रहनुमाई करें। जी खाली साहब, आपाशी मैंने आपसे बात की प्लांटर की ना कि हम मकई को प्लांटर के साथ लगाते हैं, वो प्लांटर के साथ लगाने की भी वजह एक आपाशी है कि जब हम हाथ से लगाते थे तो बीज कुछ नीचे चले जाते थे ज़्यादा, तो उनको पानी लगने की वजह से बीज जो है ना वो डैमेज होता था। जो पहला पानी है वो तो बड़ा देख के बड़ा ध्यान से लगाना पड़ता है, क्योंकि जो जर्मिनेशन स्टेज होती है, अगर मैं तो समझता हूँ कि पहला पानी जो है जब 50% जर्मिनेट कर जाए बीज तो लगा देना चाहिए, उससे एक तो आपकी बीज की 100% जर्मिनेशन हो जाएगी। और पहला पानी हम जो है उसको रेज की हद तक लगाते हैं कि सिर्फ दाने को पानी की नमी पहुंचे, पानी ना पहुंचे, क्योंकि अगर पानी दाने को लगेगा तो दाना जो है ना वो डैमेज हो सकता है। उसके अलावा जो दूसरा या अदर बाद में जो पानी हम लगाते हैं उसको भी हम बड़ा मेंटेन करके लगाते हैं कि पानी जो है वो हल्का हल्का लगाया जाए कि जब तक जो फसल है वो पोलिनेशन स्टेज तक ना आए तो पानी हम हल्का रखते हैं। अगर पानी ज़्यादा लगाएं तो वो नीचे वाले पत्ते जो है ना वो स्ट्रेस ले जाते हैं, वो पीले हो जाते हैं। तो कुछ ज़िम्मेदार तो समझते हैं ये खादों की कमी है, लेकिन वो मेरे नज़दीक जो है वो पानी ज़्यादा लगने की वजह से पौधा ओवर इरिगेशन का स्ट्रेस है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब उस वक्त भर के पानी लगा रहे होते हैं उस वक्त क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो लीच डाउन हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। वो पत्ता जो है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो कर रहा होता है कि मेरी नाइट्रोजन कम हो गई है। वो बेसिकली ओवर इरिगेशन की वजह से ही होता है। जी बिल्कुल, वो चूंकि आप समझते हैं कि पानी एक लेबर पे डिपेंड कर रहा होता है, लेबर से जो पानी है हम प्रॉपर तरतीब से लगवा रहे होते हैं कि आपने पानी ज़्यादा नहीं लगाना। अगर पानी ज़्यादा लग जाए तो वो पत्ते पीले होना श्योर है। वो उसमें अक्सर जो है वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि पैदावार पे उसका असर आ जाता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ज़रूरत की बुनियाद पर आपाशी कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, कि पानी जो है ओवर भी ना लगे और पानी की कमी की वजह से भी फसल का नुकसान ना हो। उसमें जो है ना पानी हम नमी बरकरार रखते हैं। हम तकरीबन पहला पानी पहले जो महीना है या 1.5 महीने तक हम उसको 1 हफ्ते के बाद पानी की जो है ना वो हम लगा रहे होते हैं। इसके बाद अगर जब पानी पोलिनेशन स्टेज पे आ जाती है उसमें हम पानी की जो दौरानी है वो कम कर देते हैं, वो 4-5 दिन पे हम ले आते हैं। ठीक है, उससे चूंकि जो पोलिनेशन स्टेज होती है उसमें आपाशी का अगर जिक्र करें तो वो मेन किरदार होता है। उसमें पानी की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ जी बिल्कुल, वो उसमें एक तो दाने की भराई का टाइम होता है, अगर पानी कम लगाएं तो भी पैदावार मुतासर होती है, अगर पानी ज़्यादा लग जाए फिर भी पैदावार मुतासर होती है। ज़हीरुद्दीन साहब, अच्छी फसल हासिल करने के लिए, अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए तफसीलन आपने किसान भाइयों की रहनुमाई कर दी। आखिर में आप हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी खाली साहब, एक तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो ज़िम्मेदार भाई हैं उनको कोई भी फसल लगाने के लिए सबसे पहले तो रिसर्च करनी चाहिए कि आया ये फसल हमारे एरिया में इसकी कितनी ज़रूरत है और कितनी लग चुकी है। उस को देखते हुए वो अपना प्लान करें कि आया हमें ये फसल लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं मकई के सिलसिले की, तो मकई में भी हमारा जो ज़िम्मेदार है
उसको चाहिए कि अपनी स्टोरेज कैपेसिटी जो है ना उसको बढ़ाए। आपको जैसा कि आपको इल्म है कि पिछले साल जब मकई की फसल तैयार हुई तो उसका रेट था 1700 से लेके 2000 के राउंड अबाउट, और वो बाद में आपने देखा कि दिसंबर में जाके वो 3500 प्लस तक बिकी, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तकरीबन डबल हो गया। तो मेरा एक तो जो ज़िम्मेदार भाई हैं उनको मशवरा है कि वो अपनी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बढ़ाएं, कि जब फसल तैयार होती है उसको देखें कि अगर वो संभाल सकते हैं ज़्यादा देर तक तो उसको संभाल लें। जब भी अच्छा रेट मिले उस वक्त आप अपनी प्रोड्यूस सेल करें। बिल्कुल बिल्कुल, उसको उस टाइम पे सेल करें। होता है ऐसे ही है, वैसे जो भी फसल जब पक के तैयार होती है ना तो मार्केट में गलाट आ जाता है, बहुत ज्यादा फसल आ जाती है, रेट उसका गिर जाता है, जिम्मेदार को जो खर्चा किया होता है वो भी उसे जो है नहीं मिलता। उसकी मिसाल आप पिछले साल देख लेना कि वो पिछले साल भी ऐसा ही हुआ है। तो तीसरी चीज़ जो है उसमें मैं अपने दोस्तों को ये मशवरा दूंगा कि वो टेक्नोलॉजी की तरफ जो है ना वो मूव करें। जैसा मकई को जो है वो कोशिश करें कि प्लांटर के साथ काश्त करें, उसमें एक तो जो प्लांट की तादाद है वो पूरी हो जाती है। उसके अलावा जो अगर हार्वेस्टिंग पे बात आए तो कॉर्न पिकर का इस्तेमाल करें, उसमें आपका जो पैदावार है वो उसमें इजाफा होगा। ठीक है, चूंकि इजाफा के साथ आप बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना जी। लेबर देखे ना, आप लेबर का इंतजार करते रहते हैं, बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, बिल्कुल तो हार्वेस्ट उसमें नुकसान हो जाता है। आप मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार जितने भी दोस्त अगर उनके पास कॉर्न पिकर का है, अगर ऑप्शन है, तो वो कॉर्न पिकर से ही मकई को जो है ना वो हार्वेस्ट करें। और तीसरा मैं दोस्तों को मशवरा दूंगा कि वो दाने के साथ साथ साइलेज की फील्ड को जो है ना वो भी देखें, उसमें भी बड़ा अच्छा स्कोप है। चूँकि मैं कर रहा हूँ, मैं 5 साल से इसको कर रहा हूँ, उसमें दोस्तों को मशवरा ये होगा कि वो साइलेज की तरफ आएँ। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो पानियर का, चूँकि मैं पासवान मेंबर हूँ, तो पानियर ने मुझे एक टेक्नोलॉजी जो मुतारफ़ करवाई है NDVI, जिसमें वो सैटेलाइट से देख के बताते हैं कि आपकी जो ये वाली फसल कमज़ोर है, ये वाली बेहतर है। तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि वो पिछले साल भी मेरे प्लाट पे उन्होंने वो टेक्नोलॉजी से मुझे बताया था कि आपका ये वाला प्लाट जो है ना वो कमज़ोर जा रहा है, तो उसमें मैंने वो खाद को बेहतर किया था, उससे मेरी पैदावार बेहतर हो गई थी। ज़हीरुद्दीन साहब, आपके वक्त और साथ देने का बहुत शुक्रिया। जी खालिद साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इधर मदऊ किया अपने ज़िम्मेदार भाइयों की रहनुमाई के लिए। मैंने कोशिश की है कि मेरे जो दोस्त ज़िम्मेदार अहबाब हैं वो मेरे जो तजर्बा है उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मैंने अपने जो तजर्बात हैं वो आपके साथ शेयर किए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। सर। नाजरीन, आपके भी वक्त और साथ देने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की नशिस्त आपको पसंद आई होगी। कॉटिव एग्री साइंस का पेज लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। आज की नशिस्त के हवाला से या ज़राअत से मुतल्लिक कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 032 29 29 29 29 पर दे सकते हैं। करेंगे मकई की बात पाइनियर के भरोसे के साथ। अगली नशिस्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।